मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रिकल में चल रहे हैं, ट्रांसफार्मर परिणामित्र। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मर का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, हम क्यों वोल्टेज को बढ़ाते हैं, उससे हमें लाभ क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम लोग ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो भी इसमें पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट आते जाएंगे वो मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, आप लोग बाखूबी उसे नोट करते रहिए। तो हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में परिणामित्र और फिर उसका वर्गीकरण। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें हम लोगों का ट्रांसफार्मर चल रहा है। ट्रांसफार्मर यानी परिणामित्र, ट्रांसफार्मर की हिंदी परिणामित्र। अब हम लोग पढ़ेंगे आज परिणामित्र का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हम लोग ट्रांसफार्मर का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, जैसे स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, कितने फेज का है, कूलिंग की क्या व्यवस्था है और कहाँ पर उपयोग करना है, ये सारी व्यवस्थाओं के अनुसार उसमें कैसा क्रोड लगा हुआ है, इन सब के आधार पर हम लोग ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करते हैं। तो लिख लें, परिणामित्र का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला हम लोग लिख लेंगे क्रोड संरचना के आधार पर अथवा कहेंगे फ्लक्स के गमन परिपथ के आधार पर। हिंदी में हो गया, इंग्लिश में इसी को कहेंगे अकॉर्डिंग फ्लक्स सर्किट, अकॉर्डिंग टू फ्लक्स सर्किट। ऐसे दूसरा लिख लें वोल्टता के आधार पर
according to voltage। वोल्टता के आधार पर। तीसरा हम लोग लिखेंगे फेज के आधार पर। फेज को हिंदी में कला कहते हैं। कला के आधार पर कहेंगे अकॉर्डिंग टू फेज। उपयोगिता के आधार पर इंग्लिश में कहेंगे अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी। कूलिंग के आधार पर अकॉर्डिंग कूलिंग संयोजन के आधार पर अकॉर्डिंग कनेक्शन। तो इस तरह से मेन हमारा वर्गीकरण हम ट्रांसफार्मर का इतने प्रकार से कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला लेते हैं क्रोड की संरचना के आधार पर। तो इधर देख लेते हैं। पहला हम लोग लेंगे क्रोड की संरचना या क्रोड संरचना के आधार पर। तो क्रोड जो है हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों को आपस में लैमिनेट करके बनाया जाता है, उसी क्रोड की बात हो रही है। तो लिखते हैं, पहली पॉइंट लेते हैं क्रोड की संरचना के आधार पर। क्रोड संरचना कह लें या आपने लिखा फ्लक्स परिपथ के आधार पर। तो फ्लक्स परिपथ के आधार पर हमारा 3 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। फ्लक्स परिपथ के आधार पर लिख लें 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका कोर टाइप या क्रोड टाइप, हिंदी में कहेंगे क्रोड। क्रोड अथवा अंग्रेजी में कहेंगे कोर। कोर टाइप। दूसर का है आपका
कोस टाइप या कोस प्ररूपी, कोस प्ररूपी को कहेंगे अंग्रेजी में सेल टाइप। और तीसरा आपका है सरस प्ररूपी, सरस प्ररूपी जिसे कहेंगे बेरी टाइप। अब क्रोड, जो हमारा क्रोड है अंग्रेजी में उसी को कोर कहते हैं। तो ये क्रोड जो है सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों को लैमिनेट करके बनाया जाता है। तो क्रोड आप लोगों ने देखा या कोर टाइप का देखा। तो कोर टाइप की जो संरचना होती है, अब इसमें भी ये तीनों एक एक करके आप देखेंगे। तो क्रोड की अगर संरचना कहें तो इसका चित्र आप लोग बनाए थे। ये पतली पतली पत्तियों को ऐसे लैमिनेट करके बनाया जाता है। सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों को ऐसे लैमिनेट करके बनाया जाता है और सभी पर जो है वो वार्निश का लेप चढ़ा होता है। तो ये ऐसी होती हैं। यही हमारा कोर टाइप, यह है कोर टाइप हमारा क्रोड, इसी को कहेंगे कोर टाइप। और ये किसका बना है? ये बनता है क्रोड हमारा सिलिकॉन इस्पात का, सिलिकॉन स्टील का बनता है, जिसमें 4% सिलिकॉन मिला होता है। 4% सिलिकॉन मिला होता है। इस्पात में जब 4% सिलिकॉन मिलाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सिलिकॉन स्टील। और 4% सिलिकॉन मिलाने से हमारा एक तरह से थोड़ा एडी करंट और वो थोड़ा जो है हिस्टेरेसिस लॉस में, अथवा थोड़ा सा आप ये कहेंगे कि जो हमारा फ्लक्स धारा है उसमें थोड़ा सा कमी आती है। तो इसको रोकने के लिए इसमें 4% सिलिकॉन मिला देते हैं। और है वो स्टील यानी इस्पात। तो जब इस्पात में 4% सिलिकॉन मिलाएंगे तो मिलाई गई धातु के आधार पर इस्पात का नामकरण कर देते हैं और वो हो जाता है सिलिकॉन स्टील या सिलिकॉन इस्पात। तो इसका बनाएंगे। पत्तियां जो इसमें एक पत्ती लगाएंगे तो एक पत्ती की मोटाई जो है आपको लिखाया गया है, सब में पत्ती की मोटाई आपको लिखाया गया है। पत्ती की मोटाई 0.35 mm से, बहुत पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, से 0.5 mm तक रखते हैं। और इन पत्तियों का आकार जो है वो भी बहुत पूछता है। तो इन पत्तियों का आकार जो है वह LL रखते हैं। पत्तियों का आकार L' रखते हैं। ये पत्तियों का आकार हो गया। इस लीफ का आकार जो सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियां होंगी जिनकी मोटाई इतने mm होगी। और ये LL, एक L आप ऐसे ले लेंगे बेटा, ये ऐसे L ले लिया, देखिए ऐसे L लिया, और दूसरा L वाली पत्ती ऐसे ले लेंगे। और इस तरह से ये आपका कोर टाइप का जो है क्रोड बन जाएगा।
और देखिए ऐसे ऐसे तमाम पत्तियाँ फिर वार्निश लगाकर, वार्निश वैद्युत का कुचालक होती है। तो इस तरह से देखने में सारी पत्तियां एक साथ जुड़ जाएंगी, लेकिन वैद्युत रूप से सारी पत्तियां एक दूसरे से अलग होती हैं, क्योंकि सारी पत्तियां वार्निश कोटेड होती हैं और वार्निश वैद्युत का कुचालक होती है। इसलिए इस पत्ती की धारा दूसरे में नहीं जाएगी, दूसरे की तीसरे में नहीं जाएगी, और ऐसा न होने से जो ईडी करंट लॉस है, भंवर धारा है, और भंवर धारा के कारण जो नुकसान होता है, हमारी वैद्युत ऊर्जा का क्षय होता है, ऊष्मा बन के उड़ता रहता है, क्रोड को गर्म करता रहता है, उसमें कमी आएगी। तो जब भंवर धारा कम उत्पन्न होगी तो भंवर धारा हानि भी कम होगी। तो भंवर धारा हानि को ही ब्रेक करने के लिए सारी पत्तियों को हम लोग जो है पतले पतले पीस का आपस में बीच में वार्निश का लेप लगाकर, और ज़रूरत पड़ती है तो टिश्यू पेपर और अन्य बड़े ट्रांसफार्मरों में वो भी डाल देते हैं। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा कि एक सॉलिड पीस है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ऐसे पत्तियां दिखाई देंगी। और आपके घरों में जो छोटा जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर या इस टाइप का आप लोग टीवी में या अन्य जगह लगाते थे, तो उसमें आप देखेंगे एक छोटा सा क्रोड अंदर रखा रहता है, और वो क्रोड जो है ऐसे सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों का बना रहता है, वो ही आपका ट्रांसफार्मर का क्रोड है। तो ये पत्तियों की मोटाई इतनी है, सारी पत्तियां देखने में एक साथ चिपकी हुई हैं, लेकिन वो वैद्युत रूप से अलग हैं। यानी इस पत्ती की करंट उसमें नहीं जाएगी, उसकी करंट उसमें नहीं जाएगी, सभी एक दूसरे से अलग हैं। तो अलग है, भंवर धारा समझ रहे हैं ना। भंवर धारा की अभी आपको चर्चा मैं करूँगा। कुछ लोग बताएंगे ईडी करंट लॉस खाली जगह में उत्पन्न हो जाती है, ये है वो है, वो टोटली गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। भंवर धारा क्या है? सेम वही धारा है जो कि आपके प्रेरण से उत्पन्न होती है। जैसे आप इसी पर जो है ये बाइंडिंग जब लुपेटते हैं बेटा, इस पर बाइंडिंग लुपेटते हैं और इस पर बाइंडिंग लुपेटते हैं, और जब इसमें एसी आप धारा डालते हैं इस बाइंडिंग में, इस बाइंडिंग में जब आप एसी धारा डालते हैं इसमें ऐसे, इसमें जब आपकी एसी धारा चलती है तो एसी हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव चलती है, तो ये कुंडली उसी हिसाब से चुंबकित होती है। जब मैक्सिमम धारा यहाँ पहुँचेगी तो ये जो है इसमें फ्लक्स बहुत तगड़ा उत्पन्न होगा, और जब यहाँ पर आकर धारा का मान शून्य हो जाता है, यहाँ शून्य से चलेगी मैक्सिमम तक, और फिर मैक्सिमम से आएगी जीरो तक, फिर निगेटिव में चलेगी मैक्सिमम तक शून्य से, और फिर जो है मैक्सिमम से शून्य पर पहुंच जाती। इस तरह से एक चक्र पूरा होता है। एक चक्र में धारा का मान 2 बार शून्य होता है, और इंडिया में सप्लाई जो है वो 50 हर्ट्ज की है, यानी 50 दूना 100। एक सेकेंड में धारा 100 बार शून्य होती है, लेकिन हमारा बल्ब या ट्यूबलाइट या पंखा चलता रहता है, वो बंद नहीं हो पाता, क्योंकि एक सेकेंड में हमारे यहाँ जो है ऐसे 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 50 चक्र बनते हैं, वो सप्लाई हम लोगों को होती है। और एक सेकेंड में चक्रों की संख्या या आवृत्ति कहलाती है, और इंडिया में आवृत्ति 50 है, यानी एक सेकेंड में 50 चक्र बनेंगे, और एक चक्र में धारा का मान 2 बार शून्य होता है, तो 50 चक्र में यानी एक सेकेंड में 50 चक्र, और 50 दूना 100, यानी 100 बार धारा का मान शून्य होता है। तो इस तरह से इसमें भी चुंबकीय गुण 100 बार शून्य होगा, 100 बार शून्य होगा, और 100 बार चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, और फिर धीरे धीरे धारा 0 से मैक्सिमम तक जाएगी, तो चुंबकीय फ्लक्स तगड़ा बनेगा, और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर जैसे शून्य की ओर आएगी धारा, वैसे वैसे जो है हमारा ये फ्लक्स भी कम होता जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि फ्लक्स का मान फाई समानुपाते आई होता है। फाई समानुपाते आई, जितनी तगड़ी धारा जाएगी उतने तगड़ा फ्लक्स फाई या चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, और वो चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा इधर उधर न भागें, इसीलिए लोहे का या सिलिकॉन स्टील का क्रोड लगाते हैं। हम लोग जो है लकड़ी का या माइका का नहीं लगाते हैं, क्योंकि लकड़ी या माइका को चुंबक आकर्षित नहीं करता है, इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं अथवा चुंबकीय फ्लक्स इसमें सर्कुलेट नहीं होगा। तो मैक्सिमम आपने देखा कि इसके विद्युत वाहक बल का जो समीकरण है वो E बराबर जो है
4.44 फाई मैक्स FN वोल्ट है। तो फाई मैक्स वहीं आपका ये फाई है, ये अगर इधर उधर चला गया तो आपका वोल्टेज जो है प्रभावित होने लगेगा। इसलिए प्राइमरी का मैक्सिमम फ्लक्स जब सेकेंडरी से कटेगा तब हमें अच्छा वोल्टेज मिलेगा। तो वो प्राइमरी का सारा फ्लक्स जो है सेकेंडरी में चला जाए, सेकेंडरी से के टर्नों से उलझ कर कट जाए। इसी के लिए हम लोग जो है चुंबकीय पदार्थों का या फेरोमैग्नेटिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो इस संदर्भ में इसीलिए सिलिकॉन इस्पात का क्रोड बनाया जाता है, चाहे वो हम कोष प्ररूपी बनाएंगे चाहे सरस प्ररूपी बनाएंगे, प्रत्येक में जो है सिलिकॉन इस्पात का ही ज़्यादातर प्रयोग करेंगे हम लोग। तो इस तरह से हमारा AC में परिवर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है। ये धारा के कारण, ये अपने नेचर के कारण ही d फाई उत्पन्न करती है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। और उस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही वो परिवर्ती फ्लक्स जब सेकेंडरी कुंडली से, इस कुंडली से कटता है, इस कुंडली से कटता है, तब इस कुंडली में जो है भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी को अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं या पारस्परिक प्रेरण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी प्रैक्टिकल को सबसे पहले फैराडे ने बताया। अभी मैं आपको पढ़ाता तो उसमें सारी बातें होती, लेकिन अब हम लोग चूंकि इस पर आ गए हैं तो अभी उसको शार्ट में ही बता रहे हैं। तो इस तरह से हमारा d फाई जब होने लगता है तो इसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और हमें तो कल आप लोगों ने या पिछले दिनों आपने देखा कि कैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा घट जाती है, या परिणमन अनुपात भी आपने देखा। तो उसमें टर्नों की संख्या आपने परिणमन अनुपात में देखा। परिणमन अनुपात में क्या देखा आपने देखा, E2/E1 बराबर है N2/N1 बराबर है I1/I2 बराबर K। यही है K परिणमन अनुपात। आपने देखा कि यानी हम N2 सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अगर ज़्यादा कर देंगे तो उसका विद्युत वाहक बल भी ज़्यादा हो जाएगा, और जिसमें टर्नों की संख्या अगर कम कर देंगे तो उसके जो है विद्युत वाहक बल का भी मान कम हो जाएगा। इस तरह से E2 अंश में है तो N2 भी अंश में है, E1 हर में है तो उसका टर्नों की संख्या N1 भी हर में है, लेकिन धारा विलोम में है। आप देखिए ना, N2 अंश में है लेकिन उसकी संबंधित धारा I2 जो है वो हर में है। और जो हमने बताया आपको कि ट्रांसफार्मर की उपयोगिता क्या है, तो उसमें भी बताया कि वोल्टेज जैसे ही हम ट्रांसफार्मर का बढ़ाते हैं धारा खड्डे घटने लगती है, और उसी तार में जो टांडा से या पनकी से आ रहा हमारी कम धारा आती है तो I2R से ऊष्मा कम उत्पन्न होती है, यानी लाइन लॉस हमारा कम हो जाता है और मैक्सिमम ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पारेषित हो जाती है, संचरित हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप सूत्र में देखेंगे कि जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, अब ये ना कंफ्यूज होइएगा कि ओम का नियम तो कहता है वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, वो कंडीशन अलग है। ये तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है कि जितना आप शक्ति प्राइमरी में देंगे उतना इधर से लेंगे। बस शक्ति इधर से P बराबर VI दे रहे हैं या V1 I1 दे रहे हैं, तो इधर से भी आप V2 गुणे I2 के रूप में ही पावर फिर पाएंगे। बस ये है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा घट जाएगी और धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घट जाएगा, दोनों का गुणनफल इसके बराबर रहेगा। तो इस तरह से हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा अपने आप घट जाती है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है जनरेटर नहीं कि इसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ने लगेगी, वोल्टेज घटाएंगे तो धारा घटने लगेगी। आप जितना वोल्टेज दे रहे हैं उसी हिसाब से इसमें धारा बहेगी, क्योंकि V1 I1 का ही गुणनफल इसमें दी गई शक्ति के बराबर होगा, और वो शक्ति आपका जनरेटर देगा। तो जनरेटर से जितना आप शक्ति प्राइमरी में देंगे, यानी V1 I1 का गुणनफल जितना होगा उतने इधर भी गुणनफल होगा। अब आप V2 को 100 गुना बढ़ा देंगे तो धारा जो है 100 गुना कम हो जाएगी, तब गुणनफल बराबर होगा, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रांसफार्मर में जो है
वो हमारा जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते हैं धारा जो है घट जाती है विलोम में अनुपात में। ऐसे ही देखिए टर्नों की संख्या E1 नीचे हर में है तो उसकी संबंधित धारा I1 अंश में है। जब एक अंश में राशि होती है और उसकी संबंधित राशि अंश में हो और एक हर में हो तो हम उसे कहते हैं इनमें विलोम का संबंध है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा घटती है अथवा धारा बढ़ाने पर वोल्टेज घटता है। तो फ्लक्स हमारा जो फाई है वो इस तरह से परिवर्ती फ्लक्स इसमें उत्पन्न होता है और वो परिवर्ती फ्लक्स जो है सेकेंडरी से कटता है जिससे तो उस क्रोड को हम लोग बनाते हैं। तो एक कहानी जो आपको ईडी करंट लॉस की मैं बता रहा था वो ईडी करंट लॉस का क्या है अब देखें। जब यही फ्लक्स जो है इन तारों के टर्नों से कट रहा है तो इस प्राइमरी में भी आपने पढ़ा था कि इस प्राइमरी में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 बराबर -N1 d∅dt वोल्ट का उत्पन्न हो जाता है और इसमें भी वही फ्लक्स जो है फ्लक्स फाई जिसको हम लोग म्यूचुअल फ्लक्स कहेंगे, अन्योन्य फ्लक्स कहेंगे, कॉमन फ्लक्स कहेंगे, वो जब सेकेंडरी से कटता है तो इसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बराबर हो जाता है -N2 d∅dt वोल्ट। ये हो जाता है। तो देखिए ना जैसे इन टर्नों में चाहे ये टर्न बेटा एल्युमिनियम का ही क्यों ना हो उसमें से जब फ्लक्स कटेगा चाहे लोहे का हो किसी का हो तो उसमें एक वोल्टेज बनने लगता है और इसी वोल्टेज के कारण इस कुंडलियों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इन कुंडलियों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर इसके सिरे को शॉर्ट करा दें तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन परिपथ में सर्कुलेट होने लगते हैं और धारा बहने लगती है। तो इसी को हम लोग प्रेरित धारा कहेंगे। चूंकि ये प्रेरण के कारण धारा बह रही है, कोई सेल या बैटरी की वजह से धारा नहीं बह रही है। प्रेरण, इसी घटना को प्रेरण की घटना कहते हैं। इस घटना को प्रेरण की घटना कहते हैं। इस प्रेरण की घटना से एक वोल्टेज बनने लगता है जिसे हम प्रेरित, देखिए आ गया प्रेरण से जो आ गया वोल्टेज बनेगा उसे कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण अब जो इस तार के वाइंडिंग के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अंदर हैं वो चलने लगेंगे, सर्कुलेट होने लगेंगे, तो आपको धारा मिलने लगेगी। तो इस धारा को भी आप प्रेरित धारा कहेंगे। इसी तरह से यही आपका परिवर्ती फ्लक्स d∅ जो है, ये d∅ आपके इस तार से जैसे कट रहा है वैसे लौह क्रोड से भी कटता है और लौह क्रोड में भी इसी फार्मूले से एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और वह प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो इस क्रोड में, लोहे के क्रोड में धारा बहेगी, उसी प्रेरित धारा को हम लोग भंवर धारा कहते हैं। उन्हीं को कम, क्योंकि एक गोलाई में सर्किट बना लेते हैं। आप लोग देखे होंगे कि पानी आपका जो है जब बहुत तेज बहाव होता है नदी में तो वहाँ कहीं कहीं गोलाई में नाचने लगता है, तो हम लोग कहते हैं वहाँ पर भंवर पड़ रही है। या फिर हम लोग शादी विवाह में देखते हैं कि भंवर पड़ती है शादी के समय, लड़का और लड़की जो है अग्नि के चारों तरफ घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वो भी भंवर है। तो वैसे इसमें भी इस क्रोड में जो है गोलाई में ऐसे ऐसे तमाम सर्किट बन जाती है और जिससे जो है हम कहते हैं गोलाई वाली सर्किट के आधार पर इसका नाम पड़ गया भंवर धारा। अंग्रेजी में इसे कहेंगे ईडी करंट और फोको वैज्ञानिक ने इसको दिया, इसलिए इसे फोको करंट भी हम कहते हैं। तो यही जो गोलाई में इनमें सर्किट होती है, ये धारा कहाँ से आई? धारा जैसे इस विद्युत वाहक बल के कारण इस जो है तार में उत्पन्न होती है, इस तार में बहती है, वैसे ही लौह क्रोड में भी वो फ्लक्स हमारा कटता है प्राइमरी का, जिसके कारण से क्रोड में भी इसी फार्मूले से एक विद्युत वाहक बल बनता है और क्रोड में भी एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गोलाई में चलने लगती है, छोटा छोटा सर्किट बना लेती है, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के
से चलकर दूसरे परमाणु, फिर तीसरे, फिर चौथे परमाणु पर ऐसे ऐसे बाहरी कक्षा में चलने लगते हैं और एक गोलाई में सर्किट इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इस तरह से इसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रेरित धारा को ही अब नाम दे दिया गया भंवर धारा, क्योंकि ये गोलाई में। अब वो गोलाई वाली सर्किट पूरा ना हो, इसीलिए हम इसे सॉलिड एक पीस का यदि बना दें तो ये गोलाई वाली सर्किट जो है, इसके अंदर तमाम गोलाई वाली सर्किट बन जाएगी। इसी गोलाई वाली सर्किट को हम लोग समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसे पतले पतले जो है प्लेट या पतली पतली सीट के रूप में काट लेते हैं और फिर उन्हें वार्निश कोटेड कर देते हैं और फिर आपस में चिपका देते हैं। एक पत्ती पर दोनों तरफ वार्निश लगाया, फिर दूसरी पत्ती चिपकाया, फिर जो है इधर वार्निश लगाया, फिर तीसरी पत्ती, फिर वार्निश इधर लगाया, फिर चौथी पत्ती, ऐसे चिपका कर इसी को कहेंगे लैमिनेट करना, परतदार बनाना। और इस तरह से जब हमारा परतदार ये क्रोड तैयार हो जाता है तो चूँकि बीच बीच में हम लोग जो है इंसुलेशन भर दिए हैं, वार्निश भर दिए हैं, तो देखने में ये पत्तियां वास्तव में आपस में चिपकी तो जरूर हैं लेकिन वैद्युत रूप से एक दूसरे से अलग हैं। अतः पहली या दूसरी किसी भी पत्ती की धारा दूसरे पत्ती में प्रवाहित नहीं हो पाती है, जिसके कारण से हमारी भंवर धारा नहीं बन पाती है अथवा भंवर धारा बहुत कम बनती है। इस तरह से ईडी करंट जब हमारी कम बहेगी तो भंवर धारा हानियाँ भी कम होंगी। तो इस तरह से आपको बताया गया कि भंवर धारा हानियों को ही कम करने के लिए इन पत्तियों को हम लोग आपस में लैमिनेट करके क्रोड बनाते हैं, इकट्ठे सॉलिड सिलिकॉन इस्पात का ठोस नहीं बनाते। तो लिख लें, पत्तियों की मोटाई इतना mm रखते हैं। इन पत्तियों का आकार L' प्रकार का, या ये भी बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्तियों का आकार कैसा रखेंगे। ये क्वेश्चन तो जो है 1 लाख बार पूछा गया है कि पत्तियों की मोटाई कितना रखी जाती है। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये लाखों बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसे जो है इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक हाईलाइट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पत्तियों की मोटाई वाला। और इसका आकार L' आपको दिखाया कि ऐसे L बना बेटा, और फिर ऊपर से ऐसे L बनाकर और जोड़कर ऐसे जो है ये क्रोड हम तैयार कर लेते हैं। या फिर U और I, ऐसे आपकी U हो गया और डैश I, ये U और I आकार की सिलिकॉन इस्पात की ऐसे पत्तियां काट लेते हैं और U के ऊपर ये पत्ती ऐसे रख देंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो U' I प्रकार की पत्ती का प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने में, पूरा लिख लें, इसे बनाने में L' या U' प्रकार की सिलिकॉन इस्पात की पत्ती का प्रयोग करते हैं। पूरा लिख लें, का प्रयोग करते हैं बेटा। अगली पॉइंट लिख लें, अगली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए। ये पत्तियां वार्निश कोटेड होती हैं। अगली पॉइंट लिख लें इसी में, ये पत्तियां वार्निश कोटेड होती हैं। कोटेड यानी लेपित, कोटेड यानी लेपित, लेपित होती हैं। वार्निश विद्युत का कुचालक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, विद्युत का कुचालक होती है। तो ये वार्निश हमारी विद्युत का कुचालक है, इसलिए सारी पत्तियां होती है। अतः सभी लैमिनेट
आपस में चिपकने के बावजूद भी वैद्युत रूप से अलग होते हैं। देख लें, वैद्युत रूप से ये अलग होती हैं, इसी कारण से इसमें भंवर धारा कम उत्पन्न होती है अथवा भंवर धारा को रोकने में आसानी होती है। तो क्रोड प्ररूपी आगे लिख लें, इसी में अलग होती हैं, इसलिए इसमें भंवर धारा, जिसे कहेंगे एडी करंट, ईडी करंट कम उत्पन्न होती है, और भंवर धारा हानि कम हो जाती है। तो इस तरह से भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए ही हम लोग जो है इसमें लैमिनेट करके क्रोड को बनाएंगे, एक सॉलिड पीस का नहीं बनाएंगे। भंवर धारा अभी आपको पढ़ाएंगे, जब लॉसेस पढ़ाएंगे तो भंवर धारा उसमें लिखवा देंगे कि ऐसे जो है जब प्राइमरी का फ्लक्स लौह धातु से अथवा क्रोड से या उन पत्तियों से भी कटता है तो उनमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है और एक प्रेरित धारा बहने लगती है। उसी प्रेरित धारा को ही भंवर धारा नाम दिया गया है और उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होकर हमारी इस तरह से वैद्युत ऊर्जा का क्षय होता रहता है उसे हम भंवर धारा हानि कहते हैं। तो इसे लैमिनेट करने का उद्देश्य यही है कि भंवर धारा हानियों को कम किया जाए। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है बहुत पूछता है कि लैमिनेट करने का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन जो है 10 लाख बार पूछा गया है कि क्रोड को क्यों लैमिनेट करके बनाया जाता है, सॉलिड एक पीस का क्यों नहीं बनाया जाता है। तो आपका जवाब यही होगा कि भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए क्रोड को लैमिनेट करके बनाते हैं। ध्यान से सुन लें, नोट कर लें, 10 लाख बार पूछा जा चुका है और अभी न मालूम कितनी बार पूछा जाएगा। तो इस तरह से बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछता है कि क्रोड को परतदार क्यों बनाते हैं अथवा लैमिनेट करके क्यों बनाते हैं। तो इसलिए लैमिनेट करके बनाते हैं ताकि उसमें भंवर धारा हानियां कम हो सकें अथवा उसको न्यूनतम किया जा सके। ये हमारा कोर टाइप का यहाँ पर एक छोटा सा बना दिया, ये क्रोड है, कोर टाइप का ये हमारा क्रोड बन गया, सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों का। और इसमें आप देखेंगे कि अब फ्लक्स को चलने के लिए एक ही ये फ्लक्स ऐसे, जब इसमें प्राइमरी में आप ऐसे और सेकेंडरी में ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से जब एसी सप्लाई आप देंगे तो फ्लक्स को चलने के लिए ऐसे ऐसे एक ही रास्ता प्राप्त होता है। तो इस तरह से फ्लक्स को चलने के लिए एक ही रास्ता प्राप्त होता है। तो वो आप लिख लें, इसमें फ्लक्स, अगली पॉइंट रहेगी, फ्लक्स को चलने हेतु एक ही पथ प्राप्त होता है। एक ही पथ माने रास्ता, एक ही पथ प्राप्त होता है, लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कोष प्ररूपी पर, जिसे आप कहेंगे सेल टाइप। तो ये भी सिलिकॉन इस्पात का। अब हम लोग इसको लिखते हैं, अगली पॉइंट आपकी रहेगी अब कोष प्ररूपी।
यानी सेल टाइप। तो इसमें हमारा इस टाइप का बनता है कोष प्ररूपी। ये हो गया हमारा कोष प्ररूपी। अब आप देखेंगे बेटा, तो ये आप यूं कह सकते हैं कि ये ई और आई, सिलिकॉन इस्पात का कैपिटल अंग्रेजी का ई और आई आकार की पत्तियों से मिलकर बनता है। अथवा आप कह सकते हैं कि यू, अंग्रेजी का यू और कैपिटल टी, देखें यू और कैपिटल टी ऐसे। तो यही है कि ये जो है ई डैश आई प्रकार की पत्तियों को मिलाकर बनाते हैं और इसे कहेंगे यू डैश टी प्रकार की सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों को आपस में, ये सब वार्निश कोटेड रहेगा, चिपका कर ऐसे बनाते हैं। और फिर ये बीच वाला लिम्ब, इसे लिम्ब बोलेंगे, ये सब साइड लिम्ब है। लिम्ब माने भुजा, ये साइड लिम्ब है, ये भी साइड लिम्ब है, ये आपका मिड लिम्ब है, ये मिडिल लिम्ब है या मिड लिम्ब है। ये साइड वाला पतले होते हैं, ये थोड़ा पतले रखे जाते हैं और मिड लिम्ब मोटा रखा जाता है। ये मोटा रखा जाता है, तो ये हमने मोटा बना दिया है। और इसी पर जनरली हम लोग वाइंडिंग करते हैं मिड लिम्ब पर। तो ये मोटा होता है, ये सब सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों, लिख लें कि यह सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली, पहली पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग इसी में, पहली पॉइंट कि कोष प्ररूपी क्रोड सिलिकॉन इस्पात की ई डैश आई या यू डैश कैपिटल टी आकार की पत्तियों को लैमिनेट करके बनाया जाता है। अगली पॉइंट इसमें लिखेंगे, दूसरी पॉइंट लिख लें, इसकी मिड लिम्ब मोटी होती है और इसी पर प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग लपेटी जाती है। दोनों वाइंडिंग लपेटी जाती है। अगली पॉइंट लिख लें,
पहले जो है इस पर ST यानी हाई वोल्टेज वाली, और फिर बाद में ऊपर से पहले जो है LT और बाद में ST लुपेटेंगे। तो लिखना चाहें तो लिख लें, पहले भुजा पर या लिम्ब पर, कोष्ठ में लिम्ब लिख देते हैं, लिम्ब पर LT यानी लो वोल्टेज जिसे कहेंगे, LT कॉयल, और फिर इसके ऊपर HT माने हाई वोल्टेज, ST का मतलब हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, HT का मतलब हाई वोल्टेज कॉयल, कॉयल या वाइंडिंग कहेंगे, लपेटी जाती है। ये ट्रांसफार्मर में चाहे जहाँ भी हम वाइंडिंग करेंगे, पहले जो है हम LT लुपेटेंगे इस क्रोड पर, इस AC मिड लिम्ब पर हम लोग जो है पहले क्या करेंगे, पहले ऐसे ऐसे इस पर जो है वो LT लुपेटेंगे, और फिर इस पर लकड़ी का स्पेसर और गुटका लगाकर, ताकि ये एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर हो जाए, और फिर जो है हम लोग जो है इसी पर ST लुपेट देंगे ऐसे। अब ऐसे ऐसे इसी पर ST लुपेट देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी ST जो है वो हाई टेंशन अंग्रेजी में कहेंगे, यानी उसका मतलब है हाई वोल्टेज। जनरली इन जनरल आप कह सकते हैं 15,000 वोल्ट से नीचे LT है और उससे ऊपर ST मानी जाती है। तो हम लोग जो है चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, कोई भी आपकी जो है वो बाइंडिंग LT और ST हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इधर ही LT होगी इधर वाली ST होगी, क्योंकि हम अगर स्टेप डाउन बनाएंगे तो ST वाले से हम वोल्टेज देंगे और इधर से LT प्राप्त करेंगे। अगर स्टेप अप हमारा ट्रांसफार्मर है तो हम इधर से लो वोल्टेज की सप्लाई देकर और इधर से हाई वोल्टेज की सप्लाई लेंगे। तो जिधर से हम सप्लाई देंगे उस समय वो प्राइमरी हो जाएगा, और जिधर से सप्लाई लेंगे वो हमारा, अथवा लोड को जोड़ते हैं, वो हमारा सेकेंडरी हो जाता है। तो इस तरह से बेटा कोई भी हमारी वाइंडिंग जो है वो ST, और कोई भी हमारी वाइंडिंग चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी वो LT हो सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि जो LT वाइंडिंग रहेगी उसी को क्रोड लिम्ब पर पहले लुपेटेंगे और ST को बाद में लुपेटते हैं। बीच में वाशर गुटका डाल देने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें तेल सर्कुलेट होता है, और जब स्पेस रहता है, ये हमारी प्राइमरी मान लीजिए वाइंडिंग हो गई या LT वाली हो गई और इसके ऊपर से हमने ST लुपेट दिया, तो फ्लक्स का लीकेज नहीं होता, सारा प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से कट जाता है, और दूसर का उसमें स्पेसर देकर गैप देकर जब हम लगाते हैं तो उसमें तेल भरते हैं तो तेल आ जाता है और वो तेल सर्कुलेट होता है, जिससे कूलिंग अच्छी होती है। तो इस तरह से स्पेसर दिया जाता है। तो ऐसे ही लुपेटेंगे हमेशा, हमेशा LT क्रोड लिम्ब के पास रहेगी और ST जो है उसके ऊपर लपेट देते हैं। वाइंडिंग अभी पढ़ाएंगे तो वाइंडिंग आपको बताएंगे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग करेंगे कि सैंडविच वाइंडिंग करेंगे। तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में एक लुपेटने के बाद फिर उसके ऊपर से दूसरी वाइंडिंग लुपेटेंगे और बीच में स्पेसर लगा देने से तेल भर जाता है, जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी की कूलिंग बढ़िया होती है। और LT लुपेटने से फ़ायदा ये होता है कि इंसुलेशन कम देना पड़ता है। अगर आप ST जो है कोर लिम्ब पर पहले डायरेक्ट अगर चढ़ाएंगे तो आपको इंसुलेशन पहले क्रोड लिम्बों पर बहुत तगड़ा देना पड़ेगा, और फिर तगड़ा बाहर से भी आपको इंसुलेशन दे के तब आप LT लगा पाएंगे। इस तरह से आपके क्रोड का आयतन बढ़ जाएगा। तो आयतन कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा LT को क्रोड लिम्ब पर लगाते हैं
और एसटी को उसके ऊपर लगाते हैं तो इंसुलेशन हमारा कम लगता है, तो इंसुलेशन की भी बचत होती है, क्रोड का आयतन भी कम हो जाता है। और तीसरा फायदा यह है कि ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में दोष एसटी में ही आते हैं, हाई टेंशन वाली कॉइल में या हाई वोल्टेज वाली कॉइल में ज़्यादातर फॉल्ट आते हैं। तो ये चूँकि ऊपर ही लपेटी गई है तो इसको देखना, रिपेयर करना और थोड़ा आसान हो जाता है। तो इन्हीं सब कारणों से पहले आप एलटी लपेटेंगे, बाद में एसटी लपेटेंगे। इसमें क्या है कि क्रोड वाले में जो है वो प्राइमरी जो है एक लिम्ब पर, साइड लिम्ब पर, और सेकेंडरी दूसरे साइड लिम्ब पर लपेटी जाती है। इस तरह से अब जब ऐसे आप लपेटेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपके फ्लक्स को चलने के लिए दो समांतर पथ मिल जाएंगे। कुछ फ्लक्स यहाँ से निकलेगा और ये ऐसे ऐसे अपना रास्ता पूरा करेगा, तो कुछ फ्लक्स फाई इस रास्ते से चलेगा, ऐसे ऐसे अपना पथ पूरा करेगा, इसमें ऐसे चलेगा फ्लक्स फाई, ऐसे चलेगा, और कुछ फ्लक्स फाई जो है वो इस रास्ते से ऐसे चलकर अपना पथ पूरा करेगा, इधर की ओर चलेगा, ऐसे चलकर अपना पथ पूरा करेगा। इस तरह से इसमें आप कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स को, यही लिखा है चुंबकीय फ्लक्स को, लिखा है अकॉर्डिंग टू फ्लक्स सर्किट। तो फ्लक्स सर्किट के आधार पर इसमें फ्लक्स को चलने के लिए एक ही रास्ता मिल रहा है। इस वाले में आप कोष प्ररूपी में देख रहे हैं कि फ्लक्स को चलने के लिए दो समांतर पथ मिल रहे हैं, कुछ फ्लक्स ऐसे ऐसे चलेंगे और कुछ फ्लक्स इधर से ऐसे ऐसे चलेंगे। तो अगली पॉइंट लिख लें कि इसमें, चौथी पॉइंट लिख लें कि इसमें फ्लक्स को चलने के लिए, फ्लक्स को चलने के लिए दो समांतर पथ मिलते हैं। दो समांतर पथ मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब हम लोग चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, सरस प्ररूपी। अकॉर्डिंग टू फ्लक्स, इसमें फ्लक्स को चलने के लिए कई समांतर पथ मिलते हैं। तो अब हम लोग यही वाला देख रहे हैं, अकॉर्डिंग, हम लोग सरस प्ररूपी, इसमें जो है कई अकॉर्डिंग टू फ्लक्स जो हम लोग लेंगे, इसमें फ्लक्स को चलने के लिए तमाम समांतर पथ मिल जाते हैं। तो ये आपका हम लोग यही वाला ले रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल लिम्ब होती है, भुजा होती है, ऐसे एक सेंट्रल आपकी भुजा हो गई, ऐसे, ये ऐसे, ये भुजा हो गई ऐसे, ये सेंट्रल लिम्ब हो गया। अब इसमें इस टाइप से चलिए ऐसे कर देते हैं, ऐसे।
इस टाइप से होता है सरस प्ररूपी। ये हमारा सेंट्रल लिम्ब है, ये वाला सेंट्रल लिम्ब है। और ये भी जो है L डैश L अथवा U डैश I L पत्तियों या U डैश I पत्तियों को लैमिनेट कर बनाया जाता है। लैमिनेट कर बनाया जाता है। अगली पॉइंट, अब इसमें क्या है कि इसी पर जो है ऐसे ऐसे वाइंडिंग जो है पिरोई जाती है, ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे वाइंडिंग पिरोई जाती है। तो सेंट्रल लिम्ब पर इसी पर पहले अब क्या करेंगे, पहले LT और बाद में ST दोनों वाइंडिंगें इसी सेंट्रल लिम्ब पर पिरो देते हैं। तो अगली पॉइंट, सेंट्रल लिम्ब पर दोनों वाइंडिंग चढ़ाई जाती है। पहले LT, इसके ऊपर HT। अगली पॉइंट, इसमें फ्लक्स को चलने के लिए कई समांतर पथ मिलते हैं। इसमें फ्लक्सों को चलने के लिए कई समांतर पथ मिलते हैं बेटा। और अगला है, इसका प्रयोग बड़े ट्रांसफार्मर में या फिर विशेष ट्रांसफार्मर में किया जाता है। लिख लेंगे। अब देखिए, इसमें तमाम समांतर पथ मिल जाएंगे। कुछ फ्लक्स इस रास्ते से चलेगा, ये फ्लक्स फाई कुछ इस रास्ते से चलेगा, ऐसे ऐसे अपना पथ पूरा करेगा। कुछ फ्लक्स इस रास्ते से भी चलेगा, ऐसे ऐसे अपना पथ पूरा करेगा, ऐसे ऐसे अपना पथ पूरा करेगा। कुछ फ्लक्स इस रास्ते से भी चलेगा और अपना पथ ऐसे ऐसे पूरा करेगा। कुछ इस रास्ते से चलेगा, कुछ इस रास्ते से, कुछ इस रास्ते से, ऐसे इसमें तमाम फ्लक्स को चलने के लिए समांतर पथ मिल जाते हैं। तो इसका उपयोग जो है बड़े ट्रांसफार्मर में, ये ट्रांसफार्मर लिख दिया शॉर्ट में, बड़े ट्रांसफार्मर में या फिर विशेष ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो इस तरह से मेन पॉइंट्स जो अच्छे रहें, वो सारी पॉइंट्स जो है आपके अकॉर्डिंग टू फ्लक्स सर्किट के आधार पर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे
बोल्टता के आधार पर। अब हम लोग देखेंगे बोल्टता पाला हो गया, अकॉर्डिंग टू फ्लक्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। तो लिख लें, सेकेंड है आपका बोल्टता के आधार पर, बोल्टता के आधार पर लिख लें ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के हैं, पाला ऊंचाई या उत्क्रम, उत्क्रम भी कहते हैं, ऊंचाई या उत्क्रम। परिणामित्र लिख लीजिएगा, जिसे कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा है अपचाई या अवक्रम भी कहते हैं। हिंदी आप लोगों को इसलिए लिखा रहा हूं कि रेलवे वगैरह में एकदम शुद्ध हिंदी पूछता है, तो वहां पर अवक्रम दे दे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह स्टेप अप स्टेप डाउन आप इन जनरल प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे वगैरह में बहुत शुद्ध और क्लिष्ट हिंदी दे देता है। जब हिंदी वर्जन आप देखेंगे तो लोगों को दिक्कत होती है, तो ये सब हिंदी भी जानते रहिए। अपचाई या अवक्रम, परिणामित्र आगे लिख लीजिएगा, परिणामित्र इसी को कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब बात आपको बताई गई है कि जो निम्न वोल्टता की शक्ति को उच्च वोल्टता की शक्ति में परिवर्तित करता है। इसकी परिभाषा आप लिखेंगे। पहला अब हम लोग जो है लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर इसको देखें तो हम लोग कहेंगे कि वह ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टता की शक्ति को, निम्न वोल्टता की शक्ति को उच्च वोल्टता की शक्ति में परिवर्तित करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। जैसे पारेषण, परिणामित्र, कोष्ठ में ट्रांसमिशन, ट्रांसफार्मर या सब स्टेशन पर लगने वाले ट्रांसफार्मर। पारेषण में जो आपका टांडा में या पनकी में या फिर ओबरा में
जो पारेषण के लिए लगाया जाएगा वो स्टेप अप होगा, या सब स्टेशन पर भी लगाएंगे वो सब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अब अगला है इसका सेकंड हम लोग लेते हैं। ये अब स्टेप अप है तो इसमें टर्नों की संख्या जाहिर सी है कि इसमें टर्नों की संख्या सर्वाधिक होगी। इसमें सेकेंडरी में टर्नों की संख्या यानी इसमें N2 क्या है? सेकेंडरी में टर्नों की संख्या। तो इसमें सेकेंडरी में टर्नों की संख्या N2 सर्वाधिक होगी। तब है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 का मान या V2 का मान अधिक होगा। अगली पॉइंट अब हम लोग लेंगे अपचाई या स्टेप डाउन। तो अगला आपका ट्रांसफार्मर हो गया स्टेप डाउन। तो इसे भी लिख लेंगे कि वह ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता को, लिख देते हैं, वह ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता की AC शक्ति को, और शुद्ध बोलेंगे तो AC शब्द लगा सकते हैं। वैसे हम लोग पहले से ही लिख रहे हैं कि ये AC पर यानी अल्टरनेटिंग करंट पर या प्रत्यावर्ती धारा शक्ति पर ही कार्य करता है। तो लिख लें उच्च वोल्टता की AC शक्ति को निम्न वोल्टता की शक्ति में परिवर्तित करे उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। नोट चाहे तो लिख लें, एक ही ट्रांसफार्मर को स्टेप अप या स्टेप डाउन की तरह प्रयोग कर सकते हैं केवल सप्लाई चेंज करके। सप्लाई प्राइमरी के इधर से बजाय उधर से डाल देंगे तो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज हो जाएंगे इस तरह से। तो सप्लाई चेंज करके हम एक ही को ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा वोल्टता के आधार पर भी ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे फेज यानी कला के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अभी इसमें पॉइंट बहुत लंबी होती चली जा रही है और हम लोगों का वीडियो जो है करीब 1.25 घंटे का होने जा रहा है। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी यहीं पर इस वीडियो को समाप्त किया जाए और शेष पॉइंट सेकेंड पार्ट में इसी के जस्ट अगले वीडियो में जो है इसको लोड कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को भी देखने में आसानी हो और हमें भी इसको लोड करने में जब घंटा 2 घंटे का हो जाता है तो मालूम होता है कि रात भर खाली जो है लोडिंग का काम हो रहा है और नेट जो है धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा है और वीडियो लोड ही नहीं हो पाता है। तो फिर मजबूरी में हम लोगों को उसे को डिलीट करना पड़ता है और फिर साइबर कैफ़े पर जाके उसे लोड कराना पड़ता है। तो जो छोटे वीडियो रहते हैं वो साइबर कैफ़े पर भी जल्दी से लोड हो जाते हैं और बड़े बड़े में तो 8-9 बज जाता है रात के, वहीं बैठे रहो और लोड नहीं होता है। तो इस तरह से मैं अब शेष इसका भाग जो आगे है वो सेकेंड वीडियो में इसी के सेकेंड पार्ट में ले जा रहे हैं। धन्यवाद।